देखा, उसमें किसी को कुछ डाउट है? कल मर्ज सर ऑपरेशन। आपने कल एक एग्जांपल दिया था T1 T2 का। हाँ, उस पे आएंगे कमेंट। वी वी हाँ सी वो दैट। किया है सर। ओके, हाँ। ठीक है। तो कितने रिकॉर्ड्स आए इनर जॉइन में? लेफ्ट जॉइन में 8 आते हैं सर। 8 रिकॉर्ड्स। ओके, लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट जॉइन में भी राइट 80 रिकॉर्ड आते हैं। 8 आते हैं। राइट जॉइन राइट जॉइन में ओनली 1 आता है। 1। हाँ। ओके, लेफ्ट एंटी यहाँ पे नहीं आते है सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं है। हाँ। राइट एंटी 1 आता है। पुल आउटर यहाँ पे 9 आते हैं। 9 आते हैं। ये राइट जॉइन में एक्चुअली 1 रिकॉर्ड क्यों आ रहा है? मेरे एक्चुअली तो मेरा अलग आया था। आपका अभी लेफ्ट जॉइन में मैंने करके देखा है सर, मतलब वो मैंने करके देखा। ओके, लेफ्ट जॉइन में 5 है, 5। इनर जॉइन में कितने आए आपके? इनर जॉइन में 5। 5 है। लेफ्ट जॉइन लेफ्ट जॉइन में से 5 है, 5। 5। राइट में राइट में 7, 7 सर। 7। लेफ्ट एंटी में लेफ्ट एंटी, राइट एंटी एंड फुल आउटर। ठीक है, चलो फिर करके देखते हैं कि एक्चुअल रिकॉर्ड कितने आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं T1 T2 को कंसिडर करता हूँ और मैं इनर जॉइन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं दोनों टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड लेने वाला हूँ। करेक्ट? तो अगर इनर जॉइन करूंगा तो ये 0 इस 0 के साथ कनेक्ट होगा, बराबर, तो 0 मिलेगा। ये जो 1 है, ये 1 इस 1 के साथ कनेक्ट होगा तो 1 मिलेगा, बराबर। देन ये 1 जो है, ये 1 इस 1 के साथ भी कनेक्ट होगा तो वापस 1 मिलेगा। सेम वे थर्ड वाला जो ये 1 है, ये 1 इस 1 से और इस 1 से कनेक्ट होगा तो वापस 1 1 मिलेगा। देन ये जो 2 है, ये 2 इस 2 से मैच होगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा। अगेन दिस 2 विल मैच विद दिस 2 तो यहाँ पे भी मुझे 2 मिलेगा। नल मैच नहीं होता किसी भी नल के साथ। नल विल नेवर मैच विथ अनदर नल। इतने रिकॉर्ड मिलेंगे इनर जॉइन में। कितने हैं ये? 7 रिकॉर्ड। एक्चुअल्स इनर जॉइन में 7 रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको ये। सर लेकिन मैंने करके देखा ना तो नल भी आता है सर नहीं, नल नीचे। इनर जॉइन में नहीं आता नल। देखिए करके देखिए, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, देखिए ठीक है। करके मतलब आपने किस में करके देखा उसको? मैंने वो मतलब दोनों टेबल एक्सेल में लिए और फिर एक्सपोर्ट एक्सेल से वो पावर बीआई में लेके मैंने वो सब जॉइंट्स करके लिखे, मतलब वही वही काउंट लिखा है सर मैंने। ओके, तो ये नल जो है, ये नल आपका वहां पे दिख रहा था क्या? शो हो रहा था ये नल? हाँ नहीं, सबसे नीचे नल दिख रहा था सर। अगर आपके पास वो फाइल हो तो दिखाओगे शेयर करके मुझे? हाँ हाँ, एक मिनट है सर, पीसी में है सर, एक मिनट। ठीक है।
ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है ये ऐसे मिलेंगे आपको इनर जॉइन के। इसके लिए एक ट्रिक है, अभी आप ऐसे तो कैलकुलेट करते नहीं बैठोगे, राइट। एक जब इंटरव्यू में अगर आपको ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि ऐसे दो टेबल देते हैं और आपसे इसका रिकॉर्ड्स मांगते हैं कि इनर जॉइन का रिकॉर्ड कितना है, राइट जॉइन का कितना है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा, राइट, वहाँ पे कि ये एक टेबल क्रिएट करो एंड देन एक एक जॉइंस करके यहाँ पे चेक करो, ऐसे तो आपके पास नहीं रहेगा टाइम। इसके लिए ट्रिक कैसी है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे काउंट करके आपको बता रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे 0 है, कितने 0 है यहाँ पे, एक 0 है ना। दूसरे टेबल में T2 में कितने 0 है, 1 0। तो ये मैं यहाँ पे जो काउंट लिख रहा हूँ वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का काउंट लिख रहा हूँ। तो लेट्स से फर्स्ट रिकॉर्ड, इसका रो मैं लिख रहा हूँ 1, 0 के लिए मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक रिकॉर्ड। यहाँ पे कितने T2 में कितने 0 है, एक ही 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस सेकेंड रिकॉर्ड ये 1, यहाँ पे कितना 1 है, एक 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इस T2 टेबल में कितने 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस अगेन थर्ड रिकॉर्ड, यहाँ पे कितने यहाँ पे 1 जो है ये 1 रिकॉर्ड 1 मल्टीप्लाई बाय, T2 टेबल में कितने 1 है, 2 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस इस T2 के लिए 1, ये 1 रिकॉर्ड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने 2 है, 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस अगेन इस 2 के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने 2 है, 1 2 है। ऐसे आपको 7 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। आया समझ में? यस ये 7 रिकॉर्ड कैसे आए ये समझ में आया? यस एक्चुअली सर इनर जॉइन के ना। हाँ, हम इनर ज्वाइन करते हैं। यस नेक्स्ट ज्वाइन लेट्स से लेफ्ट ज्वाइन। अभी लेफ्ट ज्वाइन के लिए आपके पास 7 रिकॉर्ड तो है इनर ज्वाइन के, बराबर। इनर ज्वाइन के 7 रिकॉर्ड है, यहाँ पे बचा कितना, एक नल बचा, तो 7 + 1 8 हुआ। इनर ज्वाइन जो रहेगा, इनर ज्वाइन कॉमन रिकॉर्ड प्लस अनमैच रिकॉर्ड दोनों रहेंगे ना T1 के। करेक्ट? समझ में आ रहा है? हेलो सर, हाँ आपने जो नल का किया था ना, जो ये हाँ, इंटर इंटर उसमें 8 दिखाई दे रहा है, उसमें आपने 7 किया है, 7 किया है। ये इनर ज्वाइन का। हाँ, उधर देखो, आपने जो काउंट किया है ना ऊपर अभी, उसके हाँ बाजू में इधर 7 के बाजू में जो कॉलम है उसके ऊपर, उधर उधर आप 8 दिखाई दे रहा है, काउंट उसका 8 हो रहा है। ये काउंट 8 हो रहा है? ये साथ में वाला, हाँ। नहीं, ये तो 7 ही हो रहा है ना काउंट। नहीं नहीं सर, ये जो जो आपने पहले किया था ना, हाँ, उसका ऊपर ऊपर, हाँ, ये काउंट तो 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ओ ओके। ओके सर। और एक्सेल में जो आपने ये नल लिखा होगा ना, तो ये एक ऐसा नल करके टाइप लिखा होगा ना, टेक्स्ट नल लिखा होगा ना टाइप करके, तो ये टेक्स्ट वैल्यू हुआ। नल जो सिस्टम में जनरेट होके आता है उसका मीनिंग होता है ब्लैंक, वहां पे कुछ नहीं है। आप ऐसे नल लिख नहीं सकते वहां पे, ठीक है। ये इनर जॉइन के 7 रिकॉर्ड समझ में आए सबको? सर वो ट्रिक फिर से बताओ ना सर। हाँ, मैं बता देता हूँ इस, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो लेट्स से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू, अभी
T1 और T2 ऐसे दो टेबल आपको अगर दिए तो T1 आपका लेफ्ट टेबल है, T2 आपका राइट टेबल है, या T1 आपका फर्स्ट टेबल है, T2 आपका सेकंड टेबल है। तो रिकॉर्ड काउंट कैसे होगा? T1 का लेट्स से फर्स्ट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड फर्स्ट रिकॉर्ड है ना, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 1। ये 0 के कितने रिकॉर्ड आएंगे ये मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 1 है, T2 के टेबल में 0 कितने हैं? एक ही है बराबर, तो 1 आएगा। प्लस सेकंड रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 1 कितने हैं? 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इस 1 के लिए एक रिकॉर्ड, यहाँ पे 1 कितने T2 में? 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये ऐसे कंसिडर मत करो कि यहाँ पे 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ये 1 में एक रिकॉर्ड के लिए लिख रहा हूँ। T1 में एक रिकॉर्ड है, सेम रिकॉर्ड T2 में कितने हैं वो काउंटिंग है यहाँ पे। जैसे T1 के लिए 0 के लिए मैंने एक रिकॉर्ड कंसिडर किया, T2 में 0 कितने हैं? 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिखा, T2 में कितने? 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। थर्ड रिकॉर्ड के लिए 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय ये 2 2। फोर्थ रिकॉर्ड यहाँ पे 2 है तो उसके लिए मैं 1 रिकॉर्ड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 कितने T2 में? एक 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये फिफ्थ रिकॉर्ड यहाँ पे 2 1 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितने 2 है? 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये नल और नल मैच होते नहीं तो मैं नल के लिए रिकॉर्ड नहीं लिख रहा क्योंकि मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ। इनर ज्वाइन में बस कॉमन रिकॉर्ड आते हैं दोनों टेबल्स के बीच के, इसको इंटर करूंगा तो ये 7 रिकॉर्ड्स मिलेंगे मुझे, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे 0 से लेके ये। भी समझ में आया सर? मैं एक फोटो शेयर करूँ का सर? उसमें है ना नल का भी दिख रहा है मतलब। दिखाओ। हाँ एक मिनट, मैं फोटो ये करता हूँ सर, सेंड करता हूँ। वो मतलब आपने जो ट्राई किया था वो बोल रहे हो क्या? उसी का ही सर, उसी का ही। हाँ, तो आपने एक्सेल में मान लो कि ये फाइल जब आपने बनाई होगी ना एक्सेल में, ये जो टेबल बनाया आपने, तो यहाँ पे हाँ आपने नल ऐसे मैन्युअली टाइप किया होगा ना नल। हाँ हाँ, टाइप किया था ना सर मैंने। हाँ, तो टाइप अगर इस किया होगा तो हाँ, ये जो कॉलम है आपका उसका डेटा टाइप क्या है? T1 T2 ही लिखा है सर मैंने। डेटा टाइप मतलब मतलब नंबर ही लिखे है सर, इंटीजर ही होल होगा नंबर, ना। होल नंबर। अगर ये क्या होगा कि आपने टेक्स्ट ऐसे टाइप किया हुआ है ना नल वहां पे, हाँ हाँ, टाइप किया है सर मैंने, ऐसा टाइप नहीं किया करना होगा तो चाहिए। वो क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो टाइप किया हुआ वैल्यू है उसको कंपेयर कर रहा है हाँ, दूसरी टाइप की हुई वैल्यू के साथ। अच्छा 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 अच्छा। जब सिस्टम में ब्लैंक वैल्यू या एम्प्टी वैल्यूज आती है ना तो वो सिस्टम अपने आप वहां पे नल कंसिडर करती है। तो ये सिस्टम अच्छा जनरेटेड नल और अपन ने मैन्युअली लिख के हुआ नल ये अलग अलग है। हाँ, मैंने वो मैनुअली लिखा है सर। हाँ, हाँ तो हाँ इसलिए वो आपका ये नल क्या कर रहा है, इस नल के साथ एग्जैक्ट मैच कर हाँ रहा है हाँ और हाँ आपको हाँ दिखा रहा हाँ, है। एग्जैक्ट दिखा रहा है। अगर हाँ हाँ हाँ, अगर बराबर। क्रॉस चेक करना रहेगा तो इस नल को थोड़ा स्मॉल लेटर में लिख के देखो एक बार होता है क्या वैसे। अच्छा 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 एक को अच्छा, कैपिटल में ठीक है लिखो, एक सर। को स्मॉल में लिखो, वैसे करके देखो। अगर केस सेंसिटिव रहा तो नहीं होगा, वो 7 रिकॉर्ड ही मिलेंगे आपको, अगर नहीं रहा फिर भी 8 ही मिलेंगे। बट फिर अच्छा अच्छा मैन्युअली जो अपन करते हैं ना उसमें ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा। ओके। हाँ, मैंने मैनुअली किया है सर। हाँ, तो इसलिए आपको वो 8 मिल रहे होंगे रिकॉर्ड। तो ये हाँ नल हाँ कंपेयर कर रहा है इसके मतलब ये मैच कर रहा है इन शॉर्ट। हाँ हाँ, बराबर बराबर। लेकिन बैकएंड में जो सिस्टम में होता है वो ऐसे होता है। इनर जॉइन मतलब क्या होता है, दोनों टेबल में से कॉमन वैल्यू। हाँ हाँ और हाँ, डेफिनेशन नल की बोलती है कि नल में आप इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए वो नल है। अच्छा। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। तो इनर ओके जॉइन के सर। 7 रिकॉर्ड कैसे आए, ये ट्रिक समझ में आया सबको कि 7 रिकॉर्ड्स हाँ हमने हाँ कैसे हाँ, कैलकुलेट किए? यस सर, यस सर।
यस सर। तो इनर जॉइन के साथ हमें मिल गए। एक बार इनर जॉइन के साथ मिल जाए तो बाकी के निकालना एकदम आसान है। अभी लेट्स से आपको अभी लेफ्ट जॉइन निकालना है, तो लेफ्ट वाला टेबल कंसिडर करो। आपको पता है कि यहाँ पे इनर जॉइन के 7 रिकॉर्ड है, तो वो मुझे 7 मिलने ही वाले हैं। प्लस यहाँ पे अनमैच रिकॉर्ड कितना है, ये नल अनमैच है ना, ये नल मैच नहीं हुआ था इस नल के साथ या किसी की भी साथ। तो ये नल का एक रिकॉर्ड बनेगा, 7 + 1 ऐसे 8 रिकॉर्ड मिलेंगे लेफ्ट जॉइन में आपको। वैसे ही राइट जॉइन में हमारे पास 7 इनर जॉइन के तो है, अनमैच कितने हैं, ये 4 और ये नल, ऐसे 2 रिकॉर्ड अनमैच है। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 9 रिकॉर्ड्स राइट जॉइन में, 7 + ये 2 अनमैच। लेफ्ट एंटी में आपको मिलेगा 1 रिकॉर्ड जो नल का है, राइट एंटी में मिलेंगे 2 रिकॉर्ड जो एक 4 और एक नल है। और फुल आउटर में क्या मिलेगा आपको, इनर जॉइन प्लस लेफ्ट एंटी प्लस राइट एंटी। इनर जॉइन के साथ लेफ्ट एंटी का एक 8, राइट एंटी के 2, ऐसे 10 रिकॉर्ड। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? नल जो है ये नल जब आप इनर जॉइन छोड़ के सभी जॉइंट्स में ये नल कंसिडर होगा एज ए सेपरेट रिकॉर्ड, बस इनर जॉइन में वो कंसिडर नहीं होता। और 110% इंटरव्यूअर आपको नल ऐड करके ही एग्जांपल देंगे। अगर मैंने यहाँ पे नल ऐड नहीं किया होता तो एकदम सिंपल होता है कैलकुलेट करना। कई बार और कंफ्यूजन के लिए आप यहाँ पे और एक नल डाल देंगे। वो मैंने यहाँ पे और एक नल डाल दिया, तो लेफ्ट जॉइन के लेफ्ट एंटी के एक एक रिकॉर्ड बढ़ेंगे और फुल आउटर का एक रिकॉर्ड बढ़ेगा। बाकी राइट एंटी राइट जॉइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड हुआ है बस। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। ग्रेट। अभी जॉइंट्स में किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? अपेंड क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और चीज, ये जो मर्ज क्वेरीज या अपेंड क्वेरीज होती है ना, ये मोस्टली हम सोर्स लेवल पे ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर सीक्वल सर्वर डेटाबेस होगा, वहाँ पे 2 टेबल्स है, तो उन 2 टेबल्स को लेट से आपको एक टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप सीक्वल सर्वर में ही क्यूरी लिख के वहीं पे एक टेबल जनरेट करते हो और उस टेबल को यहाँ पे फेच करते हो। 2 टेबल को पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड करके फिर यहाँ पे अपेंड करके अप्लाइड स्टेप्स में बढ़ाने से अच्छा आप सोर्स लेवल पे ही उसको अपेंड कर लो एंड इंपोर्ट करते टाइम एक ही टेबल लोड करो जो अपेंड वहाँ पे किया है अपने सोर्स लेवल पे। ठीक है, सोर्स लेवल पे जितना ऑपरेशन हो सके, ये बड़ा ऑपरेशन मर्ज अपेंड का, वो जितना सोर्स लेवल पे हो उतना अच्छा है। आपका रिपोर्ट जो है वो लोड नहीं लेगा, रिफ्रेश जल्दी होगा। क्योंकि अननेसेसरी ये जो ऑपरेशंस करने के लिए इसका जो वर्टीपैक इंजन होता है पावर बीआई का, वो इस पे वर्क करता है, ये सारी स्टेप्स वो परफॉर्म करता है, कैलकुलेशंस करता है, देन आपका डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड करता है या रिपोर्ट को रिफ्रेश करता है। तो इसमें टाइम जाता है उसको, जितनी आपकी अप्लाइड स्टेप्स बड़ी होंगी, जितनी क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपने यहाँ पे किया होगा, उसके हिसाब से वो टाइम बढ़ता है रिफ्रेश का। ठीक है, सो हमेशा याद रखने का, जितने हो सके कॉम्प्लेक्स जो स्टेप्स रहेंगी या बड़ी जो मर्जिंग की या अपेंड की जो स्टेप्स रहेंगी वो सोर्स लेवल पे हो तो बेटर है। अगर सोर्स लेवल पे पॉसिबल नहीं है करना, देन यू डोंट हैव ऑप्शंस, आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे। बट अगर हो सके तो सोर्स लेवल पे करो इसको। सर सोर्स लेवल पे मतलब कौन सा? मतलब लेट से कि अभी जैसे हमने अभी डेटा सोर्स कैसे यूज किया, एक्सेल यूज किया। ठीक है, अभी मान लो कि मेरा डेटा सोर्स सीक्वल सर्वर है, मैं सीक्वल सर्वर से टेबल फेच कर रहा हूँ यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप पे।
ठीक है। यस सर। सर्वर पे let's say लेट मी ओपन SQL सर्वर, मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, जैसे अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अपना NMD का एक डेटाबेस है मेरे पास। जैसे डेटाबेस के अंदर ऐसे मल्टीपल टेबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये एम्प्लॉय टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल को मैंने यहाँ पे ओपन किया, वो क्या कराएगा, मुझे एम्प्लॉय टेबल का डिटेल दिखाएगा कि ये टेबल में कितने रोज वगैरह सब है। अभी लेट्स से कि आपके पास ऐसे कंसिडर करो कि यहाँ पे वो सेल्स के जो टेबल हमने एक्सेल से इंपोर्ट किए ना, वो टेबल आपके यहाँ पे सेल्स 2015, सेल्स 2016, सेल्स 2017, ऐसे 3 टेबल यहाँ पे आपके। तो आप SQL सर्वर में ही क्यूरी लिख के इन 3 टेबल्स को यहीं पे अपेंड करके एक नया टेबल बना सकते हो यहाँ पे एक व्यू के फॉर्म में। और जब आप SQL सर्वर में वो व्यू बना दोगे जिसमें तीनों टेबल्स का कंबाइंड डेटा हो, उसी व्यू को आप डायरेक्टली पावर BI डेस्कटॉप में लोड कर लो, ताकि वहां पे अपेंड करने से अच्छा आप यहीं पे अपेंड कर रहे हो, इधर ही ऑपरेशंस। अभी समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपेंड करने का जो प्रोसेस है या जो लोड है, ये वो पावर BI पे नहीं आ रहा है, वो किस पे है, सोर्स पे है। वहां पे मशीन बड़ी है, वहां पे रिसोर्स बड़े है, रैम बड़ी है, तो वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पावर BI का रिसोर्स लिमिटेड है, राइट, तो इसके लिए कैलकुलेशन के लिए उसको टाइम लगेगा। तो जो कैलकुलेशंस, जो मेमोरी, जो रैम यूजेस होना है, तो वो सर्वर का होगा, पावर BI का नहीं होगा। इसलिए रिपोर्ट यहाँ पे जल्दी लोड होगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस अभी देख लिए हैं। एक ऑप्शन है जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये कैलेंडर टेबल है, यहाँ पे मैंने ये अप्लाइड स्टेप्स में मल्टीपल स्टेप्स की हुई है। पावर क्यूरी में जो लैंग्वेज यूज होती है कोडिंग के लिए वो एम क्यूरी है, एम फॉर मनी, एम क्यूरी या एम लैंग्वेज उसको बोलते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कि पावर क्यूरी में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, तो पावर क्यूरी एडिटर में या पावर क्यूरी में एम लैंग्वेज यूज की जाती है। ये एफएक्स का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, जहाँ पे ये कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख के आ रहा है और उसमें कुछ स्टेप्स किए। लेट्स से मैंने ये रीनेम कॉलम का स्टेप सेलेक्ट किया, तो बैक एंड में ये फॉर्मूला वहाँ पे डाला हुआ है, टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स। मैंने आपको जब वो एक्सेल की जो मल्टीपल शीट्स थी उसको अपेंड करने के लिए भी देखो मैंने एक कस्टम कॉलम बनाया था, तो वहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था, फंक्शन यूज किया था एम क्यूरी का, टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स। ऐसे फंक्शंस यूज होते हैं एम क्यूरी के अंदर। जब आप ऑपरेशंस बटन से ना करते हुए कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इस कोड के थ्रू करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो यूजिंग एम क्यूरी। तो ये एम क्यूरी की जो स्क्रिप्ट है, लेट्स से इस एडवेंचर वर्स कैलेंडर में आपने जितने अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पे किए, ये सारी स्क्रिप्ट एक जगह पे स्टोर होती है। कहाँ पे होती है, लेट्स से अगर मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया एडवेंचर वर्क्स, इसमें देखो ये एडवांस एडिटर का ऑप्शन होता है, होम में एडवांस एडिटर। इस एडवांस एडिटर को अगर मैंने ओपन किया, तो उस कैलेंडर टेबल को बनाने के लिए जो स्क्रिप्ट बैकएंड में रन हो रही है ना, वो स्क्रिप्ट आपके सामने आ जाती है। दिस इज एम क्यूरी, एम लैंग्वेज। ये कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है आपके अप्लाइड स्टेप्स के बेसिस पे। इसका यूज क्या है, लेट्स से आप, मैंने इस कोड को कॉपी किया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे न्यू सोर्स में जाके मैंने एक ब्लैंक क्यूरी लिया। ब्लैंक क्यूरी में क्या होता है, ब्लैंक क्यूरी क्यूरी 1, उसमें कुछ डेटा नहीं है। अगेन मैं एडवांस एडिटर को ओपन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बस लेटिन, तो इस जगह पे मैं उस कोड को अगर मैंने कॉपी कर दिया एंड डन कहा, तो क्या होगा, कैलेंडर टेबल का एक कॉपी टेबल यहाँ पे बन जाएगा उस कोड के थ्रू, सारे अप्लाइड स्टेप्स वगैरह सब। ठीक है, समझ में आया कहाँ से ओपन होता है ये? टेबल को सेलेक्ट करो, होम में जाओ, एडवांस एडिटर का ऑप्शन को क्लिक करो, तो उस टेबल के लिए जो स्क्रिप्ट होगी एम क्यूरी की, वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। और ब्लैंक क्यूरी जो होती है, न्यू सोर्स में जाके ब्लैंक क्यूरी जो होती है, वो ब्लैंक क्यूरी मतलब एक एम्प्टी
टेबल बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है जिसमें आप कोड डालोगे तो वो अपने आप टेबल्स का फॉर्मेट ले लेगा। तो अगर टेबल आपने ब्लैंक क्यूरी ले ली तो अगेन उसके एडवांस एडिटर में जाओ और वहाँ पे जो आपको कोड चाहिए वो पेस्ट करके आप उसका टेबल बना सकते हो। ठीक है, डन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ये जो फंक्शंस है यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमने अभी तक टच नहीं किया है, एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब लेट्स से मुझे जितने अभी तक के मेरी जर्नी में यूज़ हुए उतने फंक्शंस मैंने आपको दिखा दिए, इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बाकी के फंक्शन जैसे ये फील है, फील फंक्शन किस लिए काम आता है कि लेट्स से आपका एक डेटा में एक जगह पे 1 लिखा हुआ है, फिर नीचे एम्प्टी स्पेस है, फिर दूसरी जगह 2 लिखा हुआ है, फिर एम्प्टी स्पेस है। तो ऐसे जगह पे वो जो एम्प्टी स्पेस है उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से फिल करने के लिए ये ऑप्शन यूज होते हैं, फिल डाउन और अप। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन छोटे छोटे यहाँ पे होते हैं। जब आप एक्चुअली काम करना शुरू करोगे वैसे वैसे आपको ये एक्सप्लोर होते जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट है इसमें ये पिवोट अनपिवोट का एक बाकी है, वो उसको देख लेते हैं अपन, पिवोट अनपिवोट। ठीक है, तो लेट्स से उसके लिए मैं अगेन आई विल गो टू न्यू सोर्स। हमारी जो एडवेंचर वर्क की फाइल है उसके अंदर एक अनपिवोट का डेमो है, मैं उसको फेच करने वाला हूँ। पावर बीआई कोर्स एडवेंचर वर्क्स अनपिवोट डेमो। इसको मैंने लोड कर दिया। ठीक है, तो ऐसा डेटा अभी फिलहाल इस टेबल में है। तो मुझे एक बात बताओ, इस टेबल को देख के आपको क्या लगता है कि हमें फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव हेडर्स। ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जो आ रहे हैं ये हेडर्स के नाम नहीं है, राइट? तो यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर कर सकते हैं आप, करेक्ट? यस बट सर यूज फर्स्ट रो जब मैंने किया तो अभी हेडर्स में मेरे क्या आ रहे हैं, ये ईयर्स के नाम आ रहे हैं, 1994 1995 1996। तो अभी ये जो डेटा मेरे सामने है इस डेटा में कंपेयर करना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि 1994 और 1998 का मुझे यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करके बताओ कि किसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। अभी फिलहाल आपके लिए जैसे कि आपको 1994 और 1998 स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5 ही कॉलम है। ऐसे आपके पास लेट से 10 कॉलम हो तो स्क्रीन पे तो दिखेंगे नहीं 10 कॉलम एक साथ, तो उस टाइम पे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, राइट? समझ में आ रहा है? यस ठीक है, तो हम इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक प्रॉपर टेबल के अंदर। इसी डेटा को डेटा में विदाउट डूइंग एनी चेंजेस हम डेटा को बस जो व्यू करने का तरीका है, जैसे यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे भी 5-6 कॉलम्स है, राइट? ये 3 और 3 6 कॉलम है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग 6 कॉलम्स हम इसमें अगर हमने बस 3 कॉलम में कर दिया, इसको देखना कैसे देखेंगे। लेट्स से पहला कॉलम आएगा ईयर का, ईयर में रहेगा 1994 1994 ऐसे एक एक के साथ एक नीचे रहेंगे। देन दूसरा कॉलम आएगा यूनिट सेल्स का, तीसरा कॉलम आएगा टोटल रेवेन्यू का। तो ईयर वाइज अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल्स यूनिट सेल्स अगर एक साथ सामने सामने हो तो कंपेयर करना और एनालाइज करना इजी है, राइट? तो उसको कैसे करें? लेट्स से आई एम सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर कॉलम। इस कॉलम को मैंने फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट किया, देन आई विल गो टू द ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस। फर्स्ट में ले रहा हूँ अनपिवोट। अनपिवोट का क्या मतलब होता है? आप इन रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हो। कन्वर्टिंग यूनिट सेल एंड टोटल रेवेन्यू, ये 2 रो है, राइट?
इन रोज को आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हो। लेट मी कन्वर्ट, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ अनपिवोट अदर कॉलम्स। ठीक है, सो अनपिवोट मतलब जैसे मैं प्रीवियस स्टेप में जाता हूँ, यहाँ पे ये जो 1994 1994 ये सारे कॉलम्स है ना, इन कॉलम्स को मैं रो में लेके आ रहा हूँ। अनपिवोट मतलब कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब अनपिवोट अदर कॉलम्स में किया तो यहाँ पे देखो 1994 1995 ये रो में आ रहे हैं, और जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज यहाँ पे वैल्यूज सेक्शन में, जैसे यूनिट सेल्स के लिए 1994 की वैल्यू ये है, अगेन यूनिट सेल के लिए 1995 की वैल्यू दिस 253787 है। तो हमने क्या किया, अनपिवोट अदर कॉलम्स किया है। सिलेक्टेड कॉलम्स ये था यूनिट सेल्स टोटल रेवेन्यू, अनसिलेक्टेड कॉलम्स बाकी के थे 5 कॉलम, जिसमें 1994 1995 6 7 एंड 8 ये 5 कॉलम ईयर के जो थे, इन कॉलम्स को मैंने रोज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, नाउ अभी मुझे ये जो रोज है ना, यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू, इन रोज को वापस कॉलम में लेके जाना है। उसके लिए मैं करूंगा पिवोट कॉलम्स। जैसे मैं पिवोट कॉलम पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे पूछेगा कि जो वैल्यूज कॉलम है, ये वैल्यूज कॉलम, ये वैल्यूज कॉलम आपको कौन सा सेलेक्ट करना है इसमें से। तो वैल्यूज का कॉलम एट्रीब्यूट का नहीं है, वैल्यू का, राइट, इसमें वैल्यूज है। एट्रीब्यूट के कॉलम में वैल्यू नहीं है, वैल्यूज किस कॉलम में, वैल्यू के कॉलम में। तो मैं वैल्यू का कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिंपली आई जस्ट सी ओके एंड आई जस्ट रीनेम दिस एट्रीब्यूट टू ईयर। अभी एक बात बताओ, ये जो पहले डेटा था, ये डेटा रीड करना इजी है या ये डेटा रीड करना इजी है? सेकंड वाला, राइट, जो अभी हमारे सामने 3 कॉलम्स हैं उसको रीड करना इजी है, क्योंकि आप नंबर ऑफ रोज कितने भी ज़्यादा देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन कॉलम्स को ज़्यादा नहीं देख सकते। आप स्क्रॉल करना पड़ेगा या वैल्यूज देखनी पड़ेगी उसकी, हर जगह पे जाके स्क्रॉल करके। सो कभी कभी हमें डेटा में टेबल्स में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं यूजिंग पिवोट एंड पिवोट। इसका यूज भी उसी लिए होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका जो कॉलम का जो यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, ये जो ऑप्शन था उसको यूज करके हमने हेडर्स में पहले ईयर्स को ले लिया यहाँ पे। देन हमने ये फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट किया एंड ऑप्शन हमने यूज किया अनपिवोट अदर कॉलम्स, सेलेक्टेड कॉलम्स नहीं, अनपिवोट अदर कॉलम्स। अदर जो कॉलम्स है उस अदर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट किया। अनपिवोट मतलब कॉलम्स इनटू रोज। जैसे हमने अनपिवोट अदर कॉलम्स किया तो जो 5 कॉलम थे वो 5 कॉलम्स रोज के फॉर्म में यहाँ पे इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के सामने आए। यूनिट सेल के 5 रिकॉर्ड, टोटल रेवेन्यू के 5 रिकॉर्ड। नेक्स्ट काम हमारा ये था कि ये जो 5 रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू को ये जो वैल्यूज का सेक्शन है, इस वैल्यूज के सेक्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि इन रोज को मैं कॉलम में लेके जाऊं। कॉलम में लेके जाने के लिए रोज को वी यूज पिवोट कॉलम। जैसे हमने पिवोट कॉलम किया तो एक स्टेप हमारे सामने आया था कि एट्रीब्यूट, ये जो वैल्यूज का कॉलम है वो कौन सा है। इसमें से हमारे पास कौन से कॉलम थे, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। तो हमने चूज किया कि वैल्यूज का जो कॉलम है वो वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू का कॉलम था वो हमने यहाँ पे चूज कर दिया एंड सिंपली वी जस्ट क्लिक ओके। तो एट्रीब्यूट एंड यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू के अंदर जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज थी वो दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पे दिखाने लगा अपने को। ठीक है, सिंपली जिस एट्रीब्यूट को मैंने ईयर किया, ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये ईयर है, तो मैंने इस कॉलम को रीनेम कर दिया कि रीनेम टू कॉलम्स टू ईयर। नाउ वी सी डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट। समझ में आया पिवोट अनपिवोट? एंड सर वहाँ पे जो वैल्यू का था, एट्रीब्यूट की जगह हम वैल्यू लिया हमने। हाँ। तो सिनेरियो मतलब अलग अगर हमको का डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है क्या वो? नहीं, मतलब अभी देखो फॉर एग्जांपल ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है,
इस केस में ये जो टेबल है, इस टेबल में ये जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स को मुझे रोज में चाहिए थे वो कॉलम्स, इसलिए मैंने ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट किया एंड अनपिवट कॉलम में से मैंने अनपिवट अदर कॉलम्स को सेलेक्ट किया। तो जब मैं ऐसे करता हूँ तो एट्रीब्यूट एंड वैल्यू के दो कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं। एट्रीब्यूट किस में जाता है, ये जो हेडर्स जो होते हैं ना, हेडर्स, वो हेडर्स जाते हैं एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे, और जो उसके एसोसिएटेड वैल्यूज है हेडर के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज जाती है यहाँ पे वैल्यूज के सेक्शन। एट्रीब्यूट और वैल्यू ऐसे दो कॉलम ऑटोमेटिकली बनते हैं। हेडर्स के नाम एट्रीब्यूट में चले जाते हैं और उस कॉलम में जो वैल्यूज है वो इस वैल्यूज के सेक्शन में चली जाती है। और हमने जो फर्स्ट कॉलम रखा था, हमने इसको अनपिवट नहीं किया था, तो वो फर्स्ट कॉलम जो था उसके अंदर की जो वैल्यू थी वो उसके सामने एसोसिएटेड वैल्यूज आ गई यहाँ पे। जैसे यूनिट सेल के लिए 5 रिकॉर्ड आ गए और टोटल रेवेन्यू के लिए 5 रिकॉर्ड। देन अपना काम था कि ये यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू, ये जो यहाँ पे रोज के फॉर्मेट में, इस रोज को कन्वर्ट करूँ मैं वैल्यूज में, इसलिए हमने पिवट कॉलम किया। पहले हमने कॉलम्स टू रो किया, अभी रोज टू कॉलम कर रहे हैं यूजिंग पिवट कॉलम। तो जैसे पिवट कॉलम हमने किया तो ये हमें पूछेगा कि यूज द नेम इन अ कॉलम एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ न्यू कॉलम्स। तो एट्रीब्यूट के सेक्शन में, यहाँ पे एट्रीब्यूट के सेक्शन में अपनी क्या है, कॉलम्स के हेडर है ना, ये वैल्यू नहीं है। वैल्यू कहाँ पे, वैल्यूज के जो कॉलम है उसके अंदर जो ये वैल्यूज है, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू कॉलम कौन सा है अपना, ये वैल्यू का है, इसलिए मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट की जगह वैल्यू का कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट और वैल्यू ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे। एट्रीब्यूट में अपना हेडर्स के नाम है और वैल्यू के कॉलम में वैल्यूज है, इसलिए मैंने वैल्यू का कॉलम सेलेक्ट किया। यहाँ पे कॉलम सिलेक्शन है, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। ये यहाँ पे मुझे पूछ क्या रहा है कि वैल्यूज का कॉलम कौन सा है, तो ये वैल्यू का कॉलम है, इसलिए मैंने वैल्यू का कॉलम दिया यहाँ। ठीक है, जैसे मैं वैल्यू का कॉलम यहाँ पे प्लेस करता हूँ एल से ओके, तो क्या होगा, जो यहाँ पे यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू था रोज के फॉर्मेट में, वो चला गया यहाँ पे यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू हेडर में। एंड ये एट्रीब्यूट को मैं नाम दे रहा हूँ ईयर। जो यहाँ पे 10 रो दिखा रहे थे ना, वो 10 रो एज ए हेडर चले गए यूनिट सेल टोटल रेवेन्यू। यूनिट सेल के अंदर 5 रिकॉर्ड चले गए, टोटल रेवेन्यू के अंदर 5 रिकॉर्ड चले गए। समझ में आया? सर हमें जो हेलो हाँ, सर, हमें जो डेटा मिलता है उसको अनपिवट करके पिवट करना ही पड़ता है क्या, या नहीं, ये रेयर केस में यूज होता है। ये मैंने बताया किस लिए आपको, कि आपको इसका नॉलेज हो, पता हो आपको कि इन केस अगर आपको डेटा में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े, या टेबल्स में बहुत सारे कॉलम्स है और आपको सिमिलर काइंड ऑफ डेटा अगर मिल जाए, जैसे हेडर्स के नाम, और वो आपको थोड़ा सा चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, इन ऑर्डर टू सी, वो कॉलम्स को कम करना है आपको, तो उस टाइम पे आपको ये पिवट अनपिवट करना पड़ता है। क्योंकि लेट्स से आपके टेबल में 100 कॉलम्स हो। अभी इसी का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पे 1994 से डेटा अपने पास, या अगर ऐसा ही अगर मैं देखूँ फॉर एग्जांपल, ये डेटा 1994 से, राइट। अब ऐसा मान के चलो कि ये डेटा आपके पास 1947 से, जैसे अपना इंडिया जब से फ्रीडम मिला अपने को 1947 तब से, तो तब से लेके आज तक अगर मैं ये डेटा मेंटेन किया हूँ, तो ये कॉलम्स कितने हो जाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाती ना। जितने ज्यादा कॉलम्स आपके टेबल में, उतना ज्यादा वो लोड लेगा, लोड होने में टाइम लेगा, लोड होने में। रोज को लोड होने में टाइम नहीं लगता, कॉलम्स को लोड होने में टाइम लगता है। इसलिए ऐसे काइंड ऑफ डेटा को अपन ने क्या किया, पिवोट अनपिवोट करके फिर पिवोट कर दिया, इस फॉर्मेट में लेके आए। यहाँ पे आप कितने भी डेटा को रख सकते हो ना।
ये यूज केस के हिसाब से आपका डेटा आपको कैसे मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में ही होता है, ऐसे कोई डेटा को स्टोर नहीं रखता है ईयर की हेडर के बेसिस पे। ठीक है सर ते वो एट्रीब्यूट रीनेम कहाँ से किया? उस पर डबल क्लिक कर दो ना एट्रीब्यूट के कॉलम के ऊपर। ओके ये जो जैसे मैंने ईयर है, इस ईयर पे डबल क्लिक किया तो आप रीनेम कर सकते हो उसको। ओके ठीक। ठीक है यस सर। ठीक है, तो हमने लगभग सारे ऑप्शंस जो है पावर क्यूरी के अंदर के वो कवर कर लिए हैं। नाउ टुमारो ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, जो टेबल हमने यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड किए हुए हैं उन टेबल्स को मॉडलिंग करना शुरू करेंगे, रिलेशनशिप्स क्रिएट करना। जो पावर जो कंपोनेंट्स थे, हमने इंट्रोडक्शन की पीपीटी जो थी जिसमें हमने जो कंपोनेंट्स देखे थे, तो कंपोनेंट्स कौन से थे, किसी को याद है? ने जो कंपोनेंट्स देखे थे इंट्रोडक्शन की जो पीपीटी थी उसमें हमने पावर बीआई के कंपोनेंट्स देखे थे, राइट? किसी को याद है वो कंपोनेंट्स? पावर क्यूरी, पावर व्यू, पावर मैप, पावर क्यूएनए, ये कंपोनेंट्स थे ना। यस सर। तो हमने पावर क्यूरी का कंपोनेंट देखा है अभी, पावर क्यूरी का कंपोनेंट हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है पावर व्यू का, जिसमें मॉडलिंग पार्ट इंक्लूड होता है, वो मॉडलिंग पार्ट हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। सर पावर पिवट भी है ना सर उसमें? पावर व्यू, पावर पिवोट, पावर व्यू, पावर मैप, हाँ पावर क्यूएनए। हाँ, तो पावर क्यूरी हमने दिखा है। कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो पावर पिवोट है। अच्छा, और पिवोट के बाद अपन पावर व्यू करेंगे, व्यू, फिर उसके बाद मैप, उसके बाद मैप एंड क्यूएनए। क्यूएनए। ओके सर, यस। यहाँ तक टेबल सारे लोड कर लो, पिवोट ऑन पिवोट का एक बार प्रैक्टिस कर लो, जो डेमो की फाइल है उसमें है ये डेमो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। सारे टेबल्स जो एडवेंचर वर्क सीएसवी फाइल है, जो फोल्डर का ऑप्शन हमने यूज करके बनाई है अपेंड वाली, वो फाइल रखना। अपेंड का जो था वो रखा नहीं तो भी चलेगा, रेफरेंस के लिए अगर रखना चाहते हो तो इनेबल लोड करके रख दो। सर आपके कोई नोट्स वगैरह है क्या सर इसके, मतलब कोई पीडीएफ फाइल्स वगैरह कुछ है? एक डॉक्यूमेंट है पावर बीआई डेस्कटॉप का, अच्छा, वो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे? जिसमें जो हम पढ़ रहे हैं अभी हाँ, सारा डिटेल में इन टेक्निकल लैंग्वेज, अच्छा डेफिनेशंस, जो थेरोटिकल पार्ट जो है वो उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, आप शेयर कर दीजिए फिर। मैं शेयर कर दूंगा और मैं दिखा भी दूंगा आपको अभी, ठीक है? लेकिन जितना हमने पढ़ा है वहां तक ही पढ़ना, उसको आगे मत चले जाना। हाँ सर। ठीक है, जैसे कि ये पावर बीआई डेस्कटॉप की फाइल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल है डॉक्यूमेंट, तो इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और जिस फाइल पे अपन काम कर रहे हैं पावर बीआई डेस्कटॉप या जो एडवेंचर वर्क्स की जो फाइल है ना, यही फाइल के ऊपर यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये इनिशियल लेवल से डेस्कटॉप से, तो पूरा इसमें सारा की सारा अपडेट्स हैं, सभी ऑप्शंस कैसे, कहाँ से ऑप्शंस है, कौन से ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, सब डिटेल में यहाँ पे है। ये पावर क्यूरी में जो हमने पढ़ा, उसके ऑप्शंस, कॉलम को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ये सारा यहाँ पे है डिटेल में। मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, ठीक है? ओके सर।
ठीक है, फिर मिलते हैं अपन मंडे को। ओके चलो बाय।